नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी बरामद होने पर अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि यह बहुत ही दुखद वीडियो है। संबंधित न्यायाधीश की निर्दोषता या दोष के सवाल से इतर यह तथ्य कि न्यायाधीश के घर के पास इतनी बड़ी मात्रा में धन जलाया गया कई सवाल खड़े करता है और यह न्यायपालिका की छवि को भी खराब करता है। दोषी या निर्दोषता के सवाल से इतर मुझे लगता है कि पूरी जांच और सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वक्फ पर संशोधित कानून से आम गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका विरोध देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति है। जब स्पीकर साहब ने वक्फ को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया तो इसके बाद 6 महीने हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित सभी हितधारकों की इस पर राय ली और उसे अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। इसके बाद अभी संसद के सामने कानून लंबित है। अभी संशोधित कानून जो आ रहा है वो सभी मुद्दों को संबोधित करने वाला कानून होगा, पारदर्शी कानून होगा। इससे गरीब, पसमानदा, महिलाओं, अनाथ बच्चों को फायदा होगा। भाजपा सांसद ने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष इसका विरोध कर देश में लोगों को गुमराह करके आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मिल्ली काउंसिल कह रही है कि 26 को विरोध करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद पटना में मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा है। आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो कानून बनेगा उससे फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 8 प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने रविवार 23 मार्च को होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत-ए इफ्तार के बॉयकॉट की घोषणा की है। यह दावत मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है। साथ ही बता दें कि 3 दिन बाद यानी 26 मार्च को इन्हीं संगठनों ने पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विशाल धरना देने की भी घोषणा की है और इससे पहले 17 मार्च को मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल के खिलाफ धरना दिया था, जिसमें देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए थे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि हिंदी अखबारों के साथ साथ उर्दू अखबारों ने भी नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट की घोषणा की खबर पूरी तरह ब्लैकआउट कर दी है। मीडिया पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि दरअसल संपादकों को विज्ञापन खोने का डर रहता है और इसीलिए वह ऐसी कोई खबर नहीं छापते जिसमें नीतीश कुमार का इस तरह खुल्लम खुल्ला विरोध किया गया हो। वहीं इन संगठनों ने हर वर्ग से अपील की है कि वह वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत इफ्तार में शामिल ना हो। इस बारे में इन संगठनों की ओर से नीतीश कुमार को खुला पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि यह फैसला उनकी पार्टी की ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को संसद से बाहर निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि VHP की यह मांग रामजी सुमन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने शुक्रवार 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। सपा सांसद ने कहा था कि भाजपा वाले कहते रहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का DNA है, तो हिंदुओं में किसका DNA है? बाबर को कौन लाया? भारत में बाबर को राणा सांगा लाया ताकि इब्राहिम लोदी को हरा सके। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना करते हो तो राणा सांगा की क्यों नहीं? अब सपा सांसद रामजी सुमन के इसी बयान को लेकर VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि मुसलमानों के रहनुमा बनते बनते कथित समाजवादी नेता हिंदू व मुसलमान दोनों के दुश्मन बन बैठे। हमारे साहसिक इतिहास के महान गौरव राणा सांगा और उनके प्रेरणा लेने वाले समाज को गद्दार बताकर पार्टी ने न सिर्फ हिंदू समाज का घोर अपमान किया है, बल्कि सदन को शर्मसार कर वीरों की जननी राजस्थान पर भी गहरा आघात किया है। भारत के सभी मुसलमानों को बाबर की औलाद बताना भी क्या मुस्लिम समाज का घोर अपमान नहीं है? इस पर मुस्लिम संगठनों की चुप्पी अनेक संदेहों को जन्म देती है। विनोद बंसल ने अपने ट्वीट में लिखा, शर्म आनी चाहिए कि जिनका नाम रामजी से शुरू होता है उनके होठों पर औरंगजेब बसते हैं। जिहादी तुष्टीकरण में आकंठ डूबी इस पार्टी को
शायद इसीलिए लोग समाजवादी की जगह नमाजवादी अधिक मानते हैं। इन्हें धर्मांतरण के सरगना सूफी तो संत नजर आते हैं, किंतु हिंदू गद्दार ये महाशय व इनके पार्टी प्रमुख यदि क्षमा याचना नहीं करते तो जनता इनको जवाब देगी ही। राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय से भी निवेदन है कि वे इन्हें इसके लिए सदन से बाहर निकालें। उन्होंने आगे कहा कि जो नमाजवादी मानसिकता के साथ चलते हैं और नाम समाजवादी रखते हैं, ऐसे छुपे हुए भेड़ियों को बिना देरी सदन से बाहर निकालना चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने रविवार को कहा कि संसदीय परिसीमन से दक्षिणी राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ने के बारे में भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई के दावे मायने नहीं रखते और प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री के शब्द ही मायने रखते हैं। बेंगलुरु रवाना होने से पहले यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अन्नामलाई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह तमिलनाडु के प्रति नहीं बल्कि पार्टी के प्रति वफादार हैं। शिव कुमार ने कहा कि यहां अन्नामलाई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह देश को क्या संदेश दे रहे हैं। बेचारे अन्नामलाई को कुछ भी नहीं पता है। आपको बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने प्रदेश की सरकार पर तमिलनाडु के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था और कहा था कि MK स्टालिन परिसीमन का मुद्दा खुद बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि NDA मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि उनमें कुछ भी गलत नहीं है और जो लोग हाल ही में राजनीति में आए हैं उन्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं सिखाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पटना में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान का अनादर करने के लिए नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। ऐसे में उनका बचाव करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में सुशासन की झलक मिलती है और उनकी सूझबूझ की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। NDA में हम लोग उनके नेतृत्व में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्सुक हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। हरदोई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौर्य ने कहा कि जो लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जनता उन्हें सीधे सैफई यानी यादव का पैतृक स्थान भेजती है, दिल्ली या लखनऊ नहीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पिछले चुनाव की तरह ही 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। बिहार के एशिया अस्पताल की निदेशक सुरभि राज की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना सिटी के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अतुलेश झा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उनके मुताबिक शनिवार की शाम 3:30 बजे सूचना मिली कि एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज को गोली लग गई है। उन्हें एम्स रेफर किया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं वह आपसी विवाद का मामला है, बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है। वहीं सुरभि राज के पिता राजेश सिन्हा ने ANI से कहा कि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है, हमने उन्हें ICU में देखा, बाद में पता चला कि गोली लगी है, ये साजिश हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने उनके 3 नेताओं सिराजुद्दीन हक्कानी, अजीज हक्कानी और याहया हक्कानी पर घोषित इनाम हटा दिया है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर घोषित $1 करोड़ का इनाम हटा दिया है। वहीं FBI की वेबसाइट पर अभी भी अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पर 10 मिलियन यानी $1 करोड़ का इनाम है। इसमें कहा गया है कि हक्कानी ने अफगानिस्तान में अमेरिका और गठबंधन बलों के खिलाफ सीमा पार हमलों में हिस्सा लिया। सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ ही अब्दुल अजीज हक्कानी और याहया हक्कानी भी अमेरिका में वांटेड हैं। बता दें कि ट्रंप प्रशासन अफगानिस्तान में बंद अमेरिकी नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिश में है। दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कथित आरोपों की जांच के लिए भारत के CJI ने 3 जजों की एक कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस CS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। CJI संजीव खन्ना ने कहा है कि फिलहाल के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक जिम्मेदारी ना सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट के बयान में ये भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर आरोप लगे कि उनके आधिकारिक निवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। जानकारी के मुताबिक उनके घर पर आग लग गई थी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश में अग्निशमन कर्मियों को कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। उस वक्त यशवंत वर्मा घर पर नहीं थे। हालांकि बाद में दिल्ली अग्निशमन विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग ने इस खबरों का खंडन किया और कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कोई कैश नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी बरामदगी की घटना की जांच रिपोर्ट शनिवार देर रात जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की चिट्ठी और जस्टिस वर्मा का जवाब भी सामने आया है। इसमें आग बुझाने के बाद जली हुई नकदी के ढेर की तस्वीरें भी शामिल हैं। इस घटना ने पारदर्शिता और नैतिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि जिस कमरे में नकदी मिली वहां उनके कर्मचारियों सहित सभी की पहुंच थी। जस्टिस वर्मा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह वीडियो के कंटेंट को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने इसे उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि नकदी को उनके घर के स्टोर रूम में ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने रखा था। उन्होंने इस आरोप को भी सख्ती से नकारा कि यह कथित नकदी उनकी थी। जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैंने उस जगह को जिस रूप में देखा था वहां ऐसा कुछ नहीं था जैसा वीडियो में दिखाया गया। यही कारण था कि मुझे यह साफ तौर पर एक साजिश लगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वीडियो फुटेज पब्लिक किया है उसे एक्स पर लोग साझा कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों की परिसीमन को लेकर चल रही कवायद के बीच RSS के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने शनिवार को परिसीमन की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे नेताओं से सवाल किया कि क्या उनका मकसद कोई राजनीतिक एजेंडा है या वे वास्तव में अपने क्षेत्र के हितों के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि उनका यह बयान तब आया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की मेजबानी में दक्षिणी राज्यों के कुछ नेता चेन्नई में परिसीमन के प्रभाव और उसका मुकाबला करने की रणनीतियों पर विचार मंथन के लिए जुटे थे। RSS महासचिव अरुण कुमार ने इन चर्चाओं से बचने की सलाह दी क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है। बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमार ने मीडिया से भी कहा कि आप उनसे यानी स्टालिन और अन्य से पूछें कि क्या परिसीमन की प्रक्रिया वाकई शुरू हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन पर चर्चा तब होनी चाहिए जब यह प्रक्रिया शुरू हो और इसके लिए एक विधेयक तैयार हो। उन्होंने तर्क दिया कि ना तो जनगणना शुरू हुई है ना ही परिसीमन पर चर्चा केंद्र ने शुरू की है। अभी तक कोई विधेयक भी तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अनावश्यक शंकाएं और संदेह पैदा करने से बचना चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा करना और सभी को साथ लेकर चलना लोकतंत्र का सार है। स्टालिन और अन्य को इस पर विचार करना चाहिए। गजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इस्राएली हवाई हमले में हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता सलाह अल बरदाविल की मौत हो गई है। रविवार को हमास के एक अधिकारी ने मीडिया को ये जानकारी दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हवाई हमले में बरदाविल और उनकी पत्नी दोनों मारे गए हैं। हालांकि इसराइल के अधिकारियों की ओर से अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को इस्राएली सेना ने दोबारा से गजा पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के लिए इसराइल ने हमास को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हमास ने इसराइल के आरोपों को खारिज कर दिया और बदले में इसराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसराइल में लेबनान की ओर से दागे गए कुछ रॉकेट के बाद इसराइल ने लेबनान पर जवाबी हवाई हमले किए हैं। इसराइली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट लॉन्चरों और एक कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसराइली हमलों में 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और 40 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को लेबनान से किया गया रॉकेट हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही
इसराइल ने गजा में हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया है। हालांकि लेबनान से हुए इस हमले की अब तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इन हमलों से खुद को किनारा करते हुए कहा है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है और वह युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.